आज का मैसेज देखिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, यह सक्सेस की शुरुआत है। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। आपकी लाइफ है, आपका ड्रीम है, आपका कैरियर स्टेक पर है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं हाउ टू मेक अ लेमनेड, अगर नेचर उनको एक लेमन प्रोवाइड करती है। इस तरह की मेंटेलिटी से हट जाइए, वेयर पीपल ब्लेम एवरीथिंग एंड डू नथिंग। हर चीज को वो ब्लेम करते हैं, दे पास द बक, और ऐसे लोग लाइफ में अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं। यहां पर हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे को कोई रोक नहीं रहा है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और कोई वजह नहीं है कि इसको मैं कर नहीं सकता। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर के फैक्टर्स मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए आज का पहला मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन देखते हैं। पहला मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ये है, एन एल्गा डज नॉट हैव फ्लैजेला ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, व्हाट मे ऑल्सो बी ट्रू फॉर दिस एल्गा। प्लांट किंगडम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टेबल बनी हुई है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गे के बारे में, कि आप उनके कंपैरेटिव फीचर्स उस टेबल को रिवाइज कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। कोई फ्लैजेला नहीं है, पूरी लाइफ साइकिल में आपको पता है रोडोफाइसी की बात हो रही है। इट इज अ रेड एल्गी। रेड एल्गी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंस ऑफ पॉलीसल्फेट एस्टर इन सेल वॉल। देखिए अगर आप सेल बायोलॉजी में भी जाएंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वहां पर जब सेल वॉल वाली यूनिट जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके अंदर भी ये पॉइंट मेंशन है। और ये जो पॉलीसल्फेट एस्टर्स हैं, इनके एग्जांपल हो सकते हैं एगार और कैरागीनन। ये दोनों के दोनों पॉलीसल्फेट एस्टर्स हैं, पॉलीसैकराइड्स हैं, सल्फेटेड पॉलीसैकराइड्स। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। और बाकी जो आप देख रहे हैं, पहला और जो चौथा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, वो ब्राउन एल्गी के लिए ट्रू होगा। दिस वुड बी ट्रू फॉर रेड एल्गी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। चलिए फटाफट मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एनिमल टिश्यूज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एपिथेलियम यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज इज। ओनली 5 सेकेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, द आंसर इज सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम में डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड सेल्स होते हैं और उनके मार्जिन्स एक दूसरे के अंदर बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के अंदर घुस करके ये बनाते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज अ पेवमेंट एपिथेलियम। इतने ज्यादा फ्लैट होते हैं कि इनका एक बड़ा सेंट्रली प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और डिफ्यूजन में जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी एफिशिएंसी डिफ्यूजन की ज्यादा होगी। जिस भी सरफेस पर डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंपल सिंगल लेयर्ड और स्क्वैमस डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड सेल्स होंगे। यह क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एल्वियोलाई की लाइनिंग में कौन से सेल्स हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट इन द एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें तो 2020 में यहां पर ये कॉलमनार जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है उसकी जगह एक ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे क्वेश्चन आया था कि वो पीसीटी पर प्रेजेंट है। गॉबलेट सेल पे क्वेश्चन आया था कि वो कोलमनार एपिथेलियम है। 2 क्वेश्चन 2020 में आए थे। अक्सर एपिथेलियम की लोकेशन पर कोई एक क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में रिप्रेजेंटेड होता है। ट्राई टू रिमेंबर ऑल द लोकेशंस ऑफ एपिथेलियम। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए तेजी से MVQ 3 देखते हैं। All the following are an example of commensalism. Ecology से क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हम इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच में जो इंटरेक्शन है। देखिए एक्सेप्ट, अगेन आई एम गिविंग यू नाउ, दिस टाइम आई एम गिविंग यू 10 seconds. प्लीज गिव द करेक्ट आंसर।
उम्मीद है आसान क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चारों चॉइसेस देखते हैं। ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट, सो ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ट्री इज कमेंसलिज्म। सो जो मैंगो प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव नहीं करता है ऑर्किड, जब वो एपीफाइट की तरह ग्रो कर रहा है, वो केवल सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। हम जानते हैं कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरा जो सिम्बायंट है उस पर कोई भी असर नहीं आ रहा है। बार्निकल्स एक क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड्स हैं और दे ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल। सो जनरली बैलीन व्हेल्स की बैक पर देखने को मिलते हैं। अगेन एन एग्जांपल गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑफ कमेंसलिज्म। कैटल एग्रेट फोराजिंग close to grazing cattle. Yes, obviously this is again a very famous example of commensalism. ये जो एग्रेट है ये जनरली आसपास ही रहती हैं कैटल के, और जब कैटल फोराज करके चलता है तो वो ग्रासेस को डिस्टर्ब करता है और इंसेक्ट्स जो है वो इस फ्लाई करते हैं और इसको फूड कैप्चर करने में आसानी हो जाती है। A cuckoo laying eggs in a crow's nest. This is the answer of our question. We know that this is an example of brood parasitism. So जो ये कुकू है अपने एग्स को ले करती है क्रो के नेस्ट में, और क्रो जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एग को रियर करते हैं। इसमें नुकसान होता है क्रो को, उसका जो रिप्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, कम होती है। उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके अपने एग्स के लिए खतरा हो जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। अपने आप में ये भी इंडिविजुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एमवीक्यू 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज नाइदर अ पॉलीमर नॉर अ मैक्रोमोलिक्यूल। छोटा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। आसान क्वेश्चन है। ध्यान आपको अपनी एनसीईआरटी का एक कंसेप्ट रखना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड है, इसमें लिपिड्स आर नाइदर अ पॉलीमर नॉर अ मैक्रोमोलिक्यूल। आपको याद है आपकी एनसीईआरटी ये बता रही है कि जब आप इसको सेल को तोड़ते हैं, जब मोर्टार और पेसल से और फिर एसिड के थ्रू, एक क्लॉथ के थ्रू पाथ करते हैं, तो जिस फ्रैक्शन में बाकी बायोमोलिक्यूल सेपरेट होते हैं उसी में ये मेम्ब्रेन्स वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना के जिसमें लिपिड प्रेजेंट है वो भी सेपरेट होता है। इसीलिए इसको हम बायोमोलिक्यूल्स के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ना तो ये पॉलीमर है ना ये मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से होना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। दिस इज अ पॉलीसेक्राइड, दिस इज अगेन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ प्रोटीन, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज लेसिथिन। सो लेसिथिन इज बेसिकली a lipid, is neither a polymer nor a macromolecule. चलिए आखिरी एमवीक्यू देखते हैं। What is released from the ruptured Graafian follicle at the time of ovulation? Again 10 seconds. Human reproduction. सो अगेन अ वेरी वेरी सिंपल एंड अ कॉमन क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से पहले टर्शरी फॉलिकल होता है, और जिस टाइम टर्शरी फॉलिकल डेवलप होता है तो जो प्राइमरी oocyte है जो कि अरेस्टेड था मियोसिस 1 पर, वो एक्चुअली मियोसिस 1 को कंप्लीट करके कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और एक पोलर बॉडी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है ये शुरू करता है मियोसिस और मियोसिस 2 और जाकर के अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 पर। सो ओव्यूलेशन के टाइम पर जो चीज रिलीज होती है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मियोसिस 2। एक बात और क्वेश्चन को यहां पर समझ लीजिएगा, एक और क्वेश्चन को, वो ये है कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो जो फॉलिकल्स होंगे ओवरी में उनमें प्राइमरी oocyte होगा दैट विल बी अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनली आज का होमवर्क, इस बार देखिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क का नेचर थोड़ा चेंज किया है। आप मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 4 में अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी में करीब 80 क्वेश्चंस हैं, सबको अटेम्प्ट कीजिए। 1.5 से 2 घंटे में यह काम हो जाना चाहिए, और सबके ऑडियो एक्सप्लेनेशंस को सुनिए। यह आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। थैंक यू सो मच।